अब जो खबर तलहा देने वाले हैं वो तो मेरा दिल बैठ गया है। मैं इतनी अभी से ना मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई हूँ। आम आने का जो सुन रहे हैं हम कि शायद फसलें शिकार हैं, नहीं आ सकेंगे आम में बागात। तो हम सोच रहे हैं, मुझे तो ऐसी एंजाइटी शुरू हो गई है। मैंने कहा यार आम नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे तलहा। फलों का बादशाह है। रमजान के मुबारक महीने में हर कोई फ्रूट चाट खाता है और फ्रूट चाट में अगर आम डला हुआ हो मजा आ जाता है। लेकिन सैडली खबर यह आ रही है कि मौसम में जो गर्मी की शिद्दत मुसलसल बढ़ रही है उसकी वजह से आम के बाग शदीद मुतासिर हो रहे हैं, उनकी पैदावार मुतासिर हो रही है। ज्यादा पानी मांगता है पौधा और पानी की सप्लाई कम है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं हमारे काश्तकार, हमारे एग्रीकल्चरिस्ट। इस इशू को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एग्रीकल्चरिस्ट आबादगार ताल्लुक के आप सदर हैं आबादगार बोर्ड के नदीम शाह साहब। शाह साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। सवाल मेरा शाह साहब आपसे यह है कि किस तरीके से हम अपने आमों को बचाएं, किस तरीके से हम अपने किसानों को बचाएं, किस तरीके से पानी की किल्लत को पूरा करें, किस तरीके से टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करें एग्रीकल्चर में, क्योंकि एग्रीकल्चर इस वक्त अरबाब इक्तदार की प्रायोरिटीज में नहीं है। शाह साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तला आपने जो है बिल्कुल ही कोर जगह से जो है एग्रीकल्चर को पकड़ा है। बेसिकली किसी भी हुकूमत की ये तरजीह नहीं रही है एग्रीकल्चर की तरफ। तो जब हमेशा कहते हैं बैकबोन और हमेशा हथौड़ा बैकबोन में ही मारा गया है गवर्नमेंट की तरफ से। हमेशा आप देखेंगे अरबों रुपए की सब्सिडी जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट को, दूसरों को इंपोर्ट करने पे दी जाती है। अगर उसका सिर्फ 10% हमारे काश्तकार को दिया जाए तो ना सिर्फ हम गंदम, चीनी, बल्कि दालों में भी आपको पता है कि पेट्रोल के बाद दूसरा इंपोर्ट बिल जो है वो दालों का है और एडिबल ऑयल का है। तो हम सब उसमें खुद कफील हो सकते हैं। आपने जो आमों की बात की, तो बात यह है कि पानी तो एक सिस्टम में कम है, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर कोताहियां हैं ना, वो भी तकरीबन अजाब के बराबर हैं। आप ये जितने भी शॉर्टेज का प्रॉब्लम है 50% ये मिटिगेट हो सकता है अगर हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही हो जाए और पानी बेचना और चोरी करना खत्म हो जाए, तो मेरे ख्याल में सबको अच्छे तरीके से मिल सकेगा। आम का जहां तक ताल्लुक है तो तला मैं आपको बताता चलूं कि 1.7 मिलियन टन जो है वो प्रोडक्शन है पाकिस्तान की, जिसमें 3.5 मिलियन टन जो है वो सिंध प्रोड्यूस करता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, मैं नहीं कहता, वर्ल्ड बैंक कहती है कि पाकिस्तान जो है हर साल $1 अरब की जो है मौका एक्सपोर्ट का वो घुमा रहा है हॉर्टिकल्चर सेक्टर में। तो $1 अरब बहुत बड़ी चीज है। ये तो सिर्फ हॉर्टिकल्चर सेक्टर है। अगर आप दूसरे एग्रीकल्चर के सेक्टर लें तो उसमें तो और भी ज्यादा आदमी पैसा बना सकता है, वैल्यू एडिशन में जा सकता है। हमारे पास आम इस वक्त भी जो भी मौजूदा पोजीशन है वो भी सरप्लस में है डोमेस्टिक यूज के हवाले से, लेकिन जो उसको ना संभालने की वजह से, वैल्यू एडिशन ना करने की वजह से हम जो है अरबों रुपए का नुकसान पाकिस्तान में भी कर रहे हैं। सही। तो अभी आपको ननी साहब पूछ रही थी कि अभी आपको क्या लगता है कि हम आम के बागात को बचा सकते हैं? हम ऐसी क्या तजवीज़ कर सकते हैं जिससे हम बचा सकते हैं आम को, कि दुनिया भर में पाकिस्तानी आम का इंतज़ार किया जाता है और जिस तरह से आपने खुद बताया कि इतनी बड़ी इसकी तादाद की एक्सपोर्ट की जाती है, तो हम कैसे बचा सकते हैं इसको? देखिए जी, नियत जब तक नहीं होगी तो नहीं होगा। कोई भी एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं है। अब जैसे आम, आप अगर दुबई में अभी जाएंगे तो वहां पे इंडिया का आम 16 दरहम का किलो बिक रहा है, तो हमारा जो है वो 5 दरहम का जा रहा है। वो क्यों जा रहा है? उसकी वजह है कि प्रेजेंटेशन नहीं है और प्री मैच्योर आम हमारे व्यापारी वहां पे बेच देते हैं, हम मार्केट लूज करते हैं। लेकिन पिछले साल हमारे आबादगारों ने अमेरिका में भी आम भेजा है, जर्मनी में भी भेजा है, यूके में भी भेजा है, लेकिन उनको स्पेस नहीं देते हैं व्यापारी वहां आम भेजने के लिए। उसमें कोई ना कोई डंडी लगाते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये कोल्ड जो रेफरी जो ट्रकें होती हैं वो रखें। हैदराबाद नवाबशाह एयरपोर्ट जो है उसको जो है कार्गो सर्विस के लिए शुरू करें, तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और हम अपने यहाँ पे पाकिस्तान के भी लोकल यूज के लिए भी हम कर सकते हैं। तो मतलब नियत अगर हो तो बिल्कुल हो सकता है। एग्रीकल्चर वालों को सही तरीके से मिलनी चाहिए। शाह साहब, नियत की आपने बात की और बड़ी खूब बात की माशाल्लाह से, हमेशा की तरह। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो ऐवान में बैठे हुए हैं इलेक्टेड मेंबर्स, पार्लियामेंटेरियंस, जिन्हें हम अवामी नुमाइंदे कहते हैं, तो देखा जाए तो ऐवान के अंदर जितने लोग हैं सर, उनका 80%
आबादकारी से ही काम है, ज़राअत से ही काम है, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, लेकिन सैडली वो एग्रीकल्चर को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। क्या वजह है कि हमारे मुल्क में अरबाब इक्तदार ताकत में तो एग्रीकल्चर के वोट बैंक से आते हैं, एग्रीकल्चर की पावर से, उसके पैसे से आते हैं, लेकिन पावर में आने के बाद एग्रीकल्चर को भूल जाते हैं और सियासत को आगे रख लेते हैं? क्यों शाह साहब? भाई बात यह है कि उनकी सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर नहीं है। आप भी माशाल्लाह जमाने के आदमी, आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं और वो कहां से कमा रहे हैं, तो इसलिए उनको ये दर्द ही नहीं है। ये वो आदमी है जिन्होंने गर्मी सर्दी कमरों में से अंदर से देखी है, कभी इन्होंने बाहर निकल के वो गर्मी सर्दी देखी ही नहीं है। और जो हमारी पॉलिसियां बना रही हैं वो ऐसे आदमी बना रहे हैं जिन्होंने कभी ज़राअत का मुंह भी नहीं देखा। तो हमारे अरबाब इख्तियार क्यों बोलेंगे? उनको दूसरी जगह से पैसा मिल रहा है, बस अगर आदमी ये आवाम गरीब रहेगी तो इनके कहने पे इनको वोट देती रहेगी ना। अगर आवाम खुशहाल हो गई तो उससे शऊर शाह साहब, इंडिया में भी तो किसान निकले, रोडों पर बैठे, शोर मचाया अपने हक के लिए, पाकिस्तान में क्यों नहीं निकलते शाह साहब? आपसे किसने कहा नहीं निकलते भाई? मेरे ऊपर ही 4 केस हुए थे जब गन्ने के लिए निकले थे। उसके बाद मुझे अरबाब इख्तियार ने कहा कि तुम्हारे ऊपर 3 दहशतगर्दी के केस दाखिल करेंगे और 3 साल तुम्हारी जमानत नहीं होगी, इसलिए चुप करके घर बैठ जाओ, तुम्हारी उम्र नहीं है अभी जेलों में धक्के खाने की। किसान निकलते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि हमारी कोई सुनता नहीं है। अभी भी जो है हमारे शुगर मिलों के ऊपर जो पैसे रहते हैं, 42 अरब रुपए हमारा ड्यूज रहता है शुगर मिलों पे, लेकिन वो जो है 32 शुगर मिलों वाले 5-5 करोड़ का वकील कर लेते हैं। हमारी कोई सुनता ही नहीं है। वो 800 पेजेस की एक पटिशन डालते हैं, जब तक जज साहब सुनते हैं वो बेंच टूट जाती है, फिर दूसरा बेंच आता है, वो फिर 800 सफ़े पढ़ता है, फिर वो बेंच खत्म हो जाता है। तो बात यह है कि हमारे नुमाइंदों को जब तक अवाम सीधा ना करें, उनको अब जब वोट ले आए तो वो उनसे पूछें कि आपने हमारे हकूक के लिए क्या किया। जब तक अवाम भी ये होश नहीं पकड़ेगी तो ये साहिब हैसियत आदमी जो है ये सिर्फ अपना ही उल्लू सीधा करते रहेंगे, हमें कहीं भी आगे आने की जगह नहीं देंगे। तो नई हुकूमत से कोई उम्मीद है आपको? जी भाई, जो नई हुकूमत आई है अभी से कुछ उम्मीद है आपको? मुझे कभी उम्मीद है। देखे ना, मियाँ साहब जो है वो बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन कभी भी झगड़ा नहीं चाहता, वो कारोबार चाहता है। और मैं कॉटन कमेटी में पंजाब वालों के साथ भी काम करता रहा हूँ पिछले 24 साल से। तो इन लोगों के वे ऑफ वर्किंग मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो लोग चाहते हैं कि काम होना चाहिए। शाह साहब, सिंध और पंजाब में क्या फर्क है ये बता दें आखिर में आप मुझे। जी, सिंध और पंजाब में आपने क्या फर्क देखा? देखें जी, जहां तक करप्शन है तो करप्शन का पैमाना वहां पर कम है, यहाँ पे ज्यादा है। वहां पे काम होता है और जो नई हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत के काम बंद नहीं करती, उनको मंसूबों को जारी सारी रखती है और डिलीवर करते हैं। दूसरी बात ये है कि पंजाब वाले फिर जो वोटर हैं वो भी अपने MP MNA को पकड़ते हैं कि तुमने क्या किया, साडा हक इत्थे रख। यहाँ पे तो बस वो 5 साल गालियां देते फिर बालते हैं बाबा साईं बिस्मिल्लाह, बाबा साईं बिस्मिल्लाह, वोट हमारा, हमारे बाप का भी आपका है। तो जब तक ये आपका और बाप का उनका रहेगा तो ये ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा, सुधरने का कोई भी इम्कान नहीं है जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे। सिंध आबाद बगार बोर्ड के सदर नदीम शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका बड़ा फेमस पेज भी है सोशल मीडिया पे, सिंध आबाद का, भी आप फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट एग्रीकल्चर अपडेट्स और न्यूज़ के लिए। थैंक यू सो वेरी मच शाह साहब। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कि अगर हमने अपने एग्रीकल्चर को पैरों पे खड़ा नहीं किया, अपने किसान की मुश्किलात दूर नहीं की, तो हमारा मुल्क मुआशी तौर पर हमेशा चैलेंजेस का शिकार रहेगा। लेकिन एक और पॉइंट जो बड़ा उन्होंने इंपॉर्टेंट उठाया कि ऑयल बिल के बाद, ऑयल के इंपोर्ट बिल के बाद पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल दालों का है। अंदाजा कीजिए कि ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है और हम दाल, जो हमारी ज़रूरत के मुताबिक दाल होती है गरीब आदमी का खाना, वो हम पैदा नहीं कर सकते हैं, हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। खैर, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।